चाहूंगी कि मैं अपना समय ना लूं ज्यादा और अधिक से अधिक समय सर के लिए दूं, ताकि वो आपको सही बात और सही चीज समझाए। इसलिए मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छे मोनिका बाली जी, आपने कम शब्दों में अपनी बात को रखा और वास्तव में जिनको हम यहाँ सुनने के लिए एकत्र हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा समय मिलना चाहिए, क्योंकि हमें पता चले कि आखिर ये रैली किस मकसद से निकाली जा रही है। हम मात्र 4 लाइनों के बाद अपने सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय को यहाँ आपके बीच में रखेंगे कि लूंगी चलती थी तो बातें सवा कहते थे, लूंगी चलती थी तो बातें सवा कहते थे, पांव फैलाए अंधेरों को दिया कहते थे, तो उनका अंजाम तुम्हें याद नहीं शायद। यहाँ और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे, यहाँ और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। आज अगर हमारे मोदी जी ये समझ रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन गए हैं, हम आजीवन के लिए हैं, हम कभी मिटेंगे नहीं, तो आप जाकर के देखिए कि जिन फिल्मों को बड़े साजो श्रृंगार के साथ बनाया गया था कि ये 100 साल तक चलेंगे, हम इसमें हुकूमत करेंगे, आज उन पर घात जम गई है। ये हमने आपने इतिहास में देखा है। इसलिए हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करते हैं। बोल 85, बोल 85। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है, कैसी लाचारी है, ये कैसी लाचारी है, 85 भारी है। वर्मा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद साथियों। हेलो, धन्यवाद। और प्रोफेसर मोनिका वाल्मीकि जी, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय मुझे दिया। और साथियों, आज इस यात्रा का 18वां दिन है जो बहुजन मुक्ति पार्टी की यात्रा चल रही है और आपके ललितपुर विधानसभा से हैं। और इस परिवर्तन यात्रा में साथ सहयोग दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, ये परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाओं में एक साथ चल रही है। और उसी कड़ी के तहत ये यात्रा आपके बुंदेलखंड में चल रही है। और उस यात्रा का जो काफिला है, आज आपके गांव में आप लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ टीम को, जिन लोगों ने ये अरेंज किया। साथियों, मैं 2-3 मुद्दों पर ही बात करूंगा, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा का हमने पर्चा छापा है, वो पर्चा सभी लोगों को बांटना चाहिए। उसमें 29 मुद्दे हैं। किन मुद्दों को लेकर के बहुजन मुक्ति पार्टी आप लोगों के बीच में आई है और कार्य कर रही है। बहुजन मुक्ति पार्टी की यात्रा जागरण और जो महाजागरण का कार्यक्रम है, उस जागरण और महाजागरण के कार्यक्रम को चला रही है। क्योंकि साथियों, विचारधारा जो महापुरुषों की है, उस विचारधारा में शून्य आ गया है, शून्य पैदा हो गया है। पहले इस विचारधारा को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से पहले मान्यवर बहुजन नायक काशीराम साहब पूरे नगर नगर में, जिलों जिलों में और अलग अलग देश की राजधानियां जो हैं, और सॉरी देश की अलग अलग जो राज्यों की राजधानियां हैं, उन राजधानियों में, जिलों में, मंडल में, कमिश्नरी में, इवन की गांव में
साइकिल यात्रा निकाल करके वो जागृति का काम करते थे, तो समाज के अंदर चेतना पैदा हुई। वो जो समाज के अंदर चेतना पैदा हुई, वो चेतना और जागरण का कार्यक्रम मान्यवर बहुजन नायक काशीराम साहब के परिनिर्वाण के बाद वो काफिला जो है रुक गया। वो जो काम साथियों रुक गया, उस बात को ध्यान में रख करके बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात अपने कंधों पर ली कि हम मान्यवर बहुजन नायक साहब का जो मिशन है और जो जागृति का काफिला है, उसको लेकर के समाज के अंदर जाए। हेलो, जिन लोगों अभी हेलो, जिन लोगों पर ये जिम्मेदारियां थी साथियों, उन लोगों ने इस काफिले को छोड़ दिया है और ये काफिला अनाथ हो गया। इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बहुजन मुक्ति पार्टी ने ये बीड़ा उठाया कि बहुजन नायक का जो सपना है और महापुरुषों की जो साहू फूले अम्बेडकरी विचारधारा है, जो समानता को प्रस्थापित करने के लिए है, उस विचारधारा को हम जन जन तक, बहुजन तक लेकर के जाएंगे। तो हम आपके बीच में आए और आप लोगों को इस विचारधारा को समझना है, सुनना है और इसके बाद इसका प्रचार और प्रसार करना है। एक होता है प्रचार करना, दूसरा होता है प्रसार करना। प्रसार करना और प्रचार करना, प्रचार करना और प्रसार करना दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रसार बार बार इसको विकसित करना है और दूर दूर तक इस विचारधारा को लेकर के जाना है। तो ये जो विचारधारा है, ये जो विचार है और धारा है, इसमें दो शब्द है, ध्यान रखना। आपके गांव में बता रहा हूँ स्पेशल, विचार है और धारा है। जब तक विचारों की धारा निरंतर निरंतर ना चलती रहे, वो विचारधारा काम की नहीं रहती। जैसे तालाब के अंदर अगर पानी रुक जाता है तो वो पानी पीने योग्य नहीं रहता है। बहते हुए नदी का पानी आपने देखा होगा, हमेशा स्वच्छ रहता है और पीने योग्य रहता है। इसी तरीके से विचारधारा होती है। विचारों की धारा निरंतर बहनी चाहिए, जो कि साथियों ये जो हमारा 85% बहुजन समाज है, हजारों साल से इसके दिमाग से काम नहीं, इसके शरीर से काम लिया गया। हमारे लोगों से मेहनत करवाई गई, मजदूरी करवाई गई और शारीरिक काम लिया गया और हमारे लोगों को कहा गया कि तुमको जानने की जरूरत नहीं है, हमने जान लिया है, तुम तो सिर्फ मान लो। ऐसा कहते थे। तो ये जो मनुवादी लोग हैं ऐसा कहते थे। तो कहते थे ज्यादा दिमाग चलाने की तुमको जरूरत, अरे बुद्धूराम तुमको ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, हमने जान लिया है, हम जो कह रहे हैं वो मान लो। ऐसा चलता है। आज भी वो गुण हमारे लोगों के बीच में दिखाई देते हैं। हमारे लोग शरीर की मेहनत पर ज्यादा यकीन रखते हैं और दिमाग में जो हजारों साल से जंग लगा है, उस जंग को छुड़ाने का काम हमारे महापुरुषों ने जितना किया, उतनी समाज के अंदर रोशनी पैदा हुई और चेतना आई। तो साथियों ये जो चेतना का जागरण है, ये निरंतर चलना चाहिए। साथियों इस देश के अंदर 26 जनवरी 1950 से पहले अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों के राज में हमारे लोग आजादी का आंदोलन चला रहे। उस आजादी के आंदोलन में 85% जो हमारा मूल निवासी बहुजन समाज है, इन लोगों ने उस आजादी में पूरी हिस्सेदारी ली
पूरी भागीदारी निभाई और बढ़ चढ़ करके आजादी के काफिले को, आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया। और उस आजादी के आंदोलन में हमारे लोगों ने लाठियां खाया, जेल गए, गोलियां खाई। इवन इतना ही नहीं, वो लोग फांसी के फंदे पर भी हंसते हंसते झूल गए हमारे लोग, इस उम्मीद से कि आजादी इन गोरे अंग्रेजों से मिलेगी। ये जो विदेशी अंग्रेज है, इनसे हमें आजादी मिलेगी। और आजादी मिलने के बाद हमारे देश में आजादी का जो नया सवेरा होगा, उस सवेरे में हमारे भी अधिकार संपन्न हम होंगे। इस उम्मीद से हमारे लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद इस देश को आजादी मिली। कांग्रेस पार्टी जो आज है, वो कल संगठन था और कांग्रेस का जो संगठन है, उस संगठन जो लीड कर रहा था, उसके माध्यम से गांधी जी लीड कर रहे थे। और इस देश को अंग्रेजों ने सत्ता का हस्तांतरण किया, ट्रांसफर ऑफ पावर। तो वो सत्ता का हस्तांतरण करने के बाद इस देश की सत्ता गांधी जी को दी और गांधी जी ने अपना वीटो पावर लगा करके इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का आंतरिक गवर्नमेंट जो है, वो आंतरिक गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। साथियों, 1950 को भारतीय संविधान जो बहाल हुआ, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों को दिए। उसमें जो सबसे बड़ा हमारा अधिकार था, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वाणी स्वतंत्रता और व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी दी कि व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है, अपने भाव को बोल सकता है, प्रदर्शित कर सकता है और वो कहीं भी जाकर के अपनी बात को कह सकता है। ये लोगों को होता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी का ऑपरेशन कर दिया और कहा कि राजा अब बैलेट पेपर से पैदा होगा, वो मतपेटी से राजा निकलेगा। अब राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा। रानी का ऑपरेशन परमानेंट कर दिया और इस देश में राजा बनाने का अधिकार इस देश की जनता को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सुपुर्द कर दिया और इस देश को सॉवरेन इंडिया बना दिया। साथियों, इस तरीके से हमारे लोगों को अधिकार तो मिला, लेकिन हमारे लोगों को अधिकारों के बारे में समझ और जानकारी नहीं। मैंने आपको पहले ही पूर्व में बता दिया कि हमारे लोगों के दिमाग में हजारों साल से जंग लगा है। अब कुछ लोग सोचेंगे, ये नेताजी आ रहे हैं, बोल रहे जंग लगा है, मेरे सिर पे तो बाल लगे हुए, बोलेगा जंग कहाँ लगा है। तो इस तरीके से वो हमारे लोगों से शरीर से जो काम लिया गया और दिमाग चलना बंद रहा, तो वो शून्य हो गया है। कोई अगर शरीर का अंग अगर चलना बंद कर दे तो नसें अकड़ जाती हैं, उसमें खून का दौड़ान बंद हो जाता है और वो अंग भी काम करना अपंग हो जाता है, वो बंद हो जाता है। इसी तरीके से 1950 से पहले जिनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों की शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र छीन लिया जाता है, वो लोग अपने आप विकलांग हो जाते हैं, अपने आप गुलाम हो जाते हैं। गुलाम बनाने की जरूरत नहीं। तो ये व्यवस्था हमारे लोगों पर थी और इस व्यवस्था पर हमारे लोग जी रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ए मेरे लोगों, जितना 10 आदमी काम करता है, वो 10 लोगों के बराबर मैंने अकेले काम किया और अपने विरोधियों से संघर्ष करके मैंने आप लोगों को अधिकार दिए। तुम्हारे लिए हजारों साल से शिक्षा के दरवाजे बंद थे, संपत्ति रखने के दरवाजे बंद थे, मैंने तुम्हारे लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए, संपत्ति रखने के दरवाजे खोल दिए और गुलामों की जिंदगी जीने वालों को मैंने राजा बनने और राजा बनाने का अधिकार भी संपन्न किया। ये कहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश और हमारे लोग एक नई दिशा में प्रवेश कर गए।
जिसको लोकतंत्र कहते हैं। साथियों, 1952 में आम चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी ने नेहरू के माध्यम से 56% टिकटें सवर्णों को बंटवा दी और सवर्णों को जिताकर नेहरू लाए और इस देश की संसद पर कब्जा करवा लिया। और कब्जा करवाने के बाद भारत में जो लोकतंत्र लागू होना चाहिए था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के अंदर लोकतंत्र लागू कर दिया। लोकतंत्र समझते हो? रेलवे में डिपार्टमेंट में जाओ और विभागों में जाओ, आप लोग क्या कहते हैं, ये बाबू घूस लिए बगैर काम नहीं करता है। अरे तो छोड़ो, ये जो ग्राम पंचायत होती है और ये ग्राम पंचायत में जो चेले चाटे होते हैं वो सेक्रेटरी के, वो हमारे गरीब लोगों का जेब काटने का काम करते हैं। कहते हैं वो पैसा दोगे तो काम होगा। तो ये क्या है? ये लूट तंत्र है, भ्रष्टाचार पैदा कर दिया इन पार्टियों ने। और हमारे लोग लोकतंत्र की बहाली के लिए इंतजार करते रहे कि इस देश में जिन पार्टियों को हम वोट दे रहे हैं वहां लोकतंत्र बहाल होगा। ऐसा मजाक। तो वो क्या है कि टीवी में जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय पर ये टीवी वाले दुनिया को दिखाने के लिए, पार्लियामेंट का जब चुनाव होगा तो कहते हैं इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडियन डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन साथियों, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। इस देश के अंदर इंडियन डेमोक्रेसी नहीं, इंडियन नौटंकी इन द वर्ल्ड है। ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। इंडियन डेमोक्रेसी नहीं है, इस देश के अंदर नौटंकी है, नौटंकी इन द वर्ल्ड है। अगर लोकतंत्र होता तो आज इस देश में जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, ये सारा का सारा भूखमरी, अत्याचार, जो अशिक्षा है, जो गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, ये सारी की सारी समाप्त हो गई होती। क्योंकि भारतीय जो संविधान है इसका स्पिरिट बहुत ज्यादा है। क्या है इसका स्पिरिट? है नेचुरल जस्टिस। सामान्य रूप से सभी के साथ व्यवहार होना चाहिए, सभी नागरिकों को सामान्य अधिकार है। 26 जनवरी 1950 से पहले जिनकी व्यवस्था थी, उन लोगों ने हमारे लोगों को, इन मनुवादियों ने अधिकार नहीं दिया। जब हमारे पुरखे ने संविधान निर्माण किया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको भी दिया और उनको भी दिया, अन्याय नहीं किया। तो इस बात से पता चलता है कि हमारे जो पुरखे हैं उनके कैरेक्टर में अन्याय नहीं है, न्याय है। क्यों? हम मानव को ध्यान में रख करके चिंतन करते हैं, वो असमानता को ध्यान में रख करके चिंतन करते हैं। तो जिसका जैसा चिंतन होता है वैसा उसका आचरण होता है। ये समझने की जरूरत है। तो साथियों, जो लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें राजा बनने का अधिकार दिया और राजा बनाने का दिया, वो एक धारी तलवार थी। इस एक धारी तलवार को कांग्रेस पार्टी ने समझा और इसका इस्तेमाल ये जिम्मेदारों के माध्यम से, जो सवर्ण जिम्मेदार हैं और जो उद्योगपति हैं, और उनके माध्यम से हमारे लोगों पर ही ये वोट का जो अधिकार है, हमारे लोगों को प्रेशर में डाल करके, डरा करके, वोट कैप्चरिंग करके अपनी सरकारें बनाने का काम करते थे। उस समय पर इन लोगों ने अपनी पार्टियों को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लठैत रखे हुए, लठैत समझते पहलवान। तो वो क्या करते थे? वो बूथ कैप्चरिंग करने का काम करते थे। और जो बूथ कैप्चरिंग करते थे, वो बूथ कैप्चरिंग करने वाले कौन थे? बैकवर्ड क्लासेस के जो पहलवान लोग थे, ओबीसी के वो लोग थे। तो उन्होंने धीरे धीरे सीख लिया, साला अरे अगर हम बूथ लूट सकते हैं और बूथों को लूट करके अगर हम इनको बना सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते? तो अपने लिए शुरू कर दिया। तो वो जो एक धारी तलवार थी, वो एक धारी तलवार हमारे लोगों को नीचे तक ही काटती थी। इस बात को काशीराम साहब ने समझा और समझ करके जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को और उनके आंदोलन को जमीन में खोद कर गाड़ दिया था। एक इस देश के अंदर एक मसीहा पैदा हुआ जिसका नाम बहुजन नायक काशीराम है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को उठाया
खोदा और बीड़ा उठाया कि मैं अपने जीवन में ये प्रण करता हूं और संकल्प करता हूं कि मैं इस मिशन को लेकर के अपने महापुरुषों ने जो चिराग जलाया है इसकी रोशनी को लेकर के मैं पूरे देश में जाऊंगा और लोगों के अंदर जागृति पैदा करूंगा। और उन्होंने जागृति पैदा करने का जैसे ही बीड़ा उठाया तो उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये लड़ाई है, ये भाषण मत समझना। ये लड़ाई कैसे हमारे पुरखे लड़ रहे हैं वो समझो। उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। काशीराम साहब ने नारा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कह दिया हे मनुवादियों, जिसको कांग्रेस को काशीराम साहब कहते थे, ये सांपनाथ है। सांपनाथ जब काटता है तो जहर धीरे धीरे चढ़ता है। उन्होंने कहा, हे मनुवादियों, होश में आ जाओ, मैं आ गया हूं और मैं जागृति पैदा करूंगा। वोट हमारा है, हमारे पुरखों ने दिया है, पर राज तुम्हारा नहीं होने देंगे। तो उन्होंने ये नारा दिया। इसके बाद दूसरी रणनीति उन्होंने बनाई और नारा दिया। देखिए, संविधान को ध्यान में रख करके वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे निकल रहा है। कुछ भी करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे लोग तो सत्ता के लिए और पावर के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ऐसे नहीं होता। हर चीज का अनुशासन है। लड़ाई का भी, युद्ध का भी एक अनुशासन है, उसकी भी एक मर्यादा है और तरीका है कि कैसे लड़ा जाना चाहिए। जिसकी रणनीति नहीं होती वो युद्ध नहीं जीतते। तो उन्होंने रणनीति बनाई और नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्योंकि संविधान इक्वलिटी पर खड़ा है, समान अधिकार देता है। ये नारा दे करके साहब ने जब एक धारी तलवार को दूसरी तरफ धार लगा दिया और इस देश के अंदर परिवर्तन होना शुरू हुआ। लोगों के दिमाग, जैसे जैसे दिमाग में परिवर्तन हुआ वैसे वैसे एक आपको बताता हूँ, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ जो परिवर्तन का है। एसपी और बीएसपी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, अपोजिशन में बीजेपी पार्टी थी उस समय पर, और वहां पर झगड़ा हुआ तो जो लड़ाकू लीडरशिप तैयार हुई थी वहां जा करके उन्होंने उठा उठा के माइक तोड़ तोड़ के पटक पटक के मारा था, जिसमें केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष होता था। हमारे लोगों ने बहुत कुटाई किया और उसको 15 दिन तक स्टीचर पे डाल कर लेकर गए और 15 दिन तक वो हॉस्पिटल में भर्ती रहा। क्यों? जिन लोगों को तैयार किया गया था उनको बताया गया था ये है समाज की पीड़ा, इनके लिए मरना है, इनके लिए संघर्ष करना है। तो जैसा विचार उनको दिया गया वैसा उन्होंने कृत्य करके दिखाया। वही जो पिटाई हुई थी उसी की वजह से आज तक इन मनुवादी पार्टियों ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का कभी गठबंधन होने नहीं दिया। अभी हुआ था, फिर से बीच में तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया वो बाद में बताऊंगा अगर मुझे समय रहा तो, क्योंकि अभी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है आप लोग पचा न पाए, क्योंकि हाजमा भी देखना है ना। तो साथियों, ये जो नारा है वो नारा उन्होंने दिया और नारा देकर संघर्ष हुआ। इस तरीके से जैसे जैसे ये काम बढ़ता रहा, हमारे लोगों को, हमारे नेताओं को इन मनुवादी पार्टी के लोगों ने हाईजैक कर लिया और हमारे लोगों को खसी कर दिया, नेताओं को, और बधिया बना दिया जिसको बोलते हैं। क्योंकि बैल को जोतने के लिए खसी करना पड़ता है, वो जोतने के काम आता है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। इस तरीके से उन्होंने किया, क्योंकि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये सांपनाथ है, काशीराम साहब कहते थे। इस सांपनाथ के दो किस्से छोटे से बताता हूँ। 1931 में ओबीसी की जाति आधारित गिनती हुई थी, आज तक नहीं हुई। उस समय आंकड़ा था कि ओबीसी 52% है, आज भी 52% का रट्टा लगाए हुए हैं, क्योंकि 75 साल की आजादी में 55 साल तक इन लोगों ने राज किया, कांग्रेस पार्टी ने, और इन्होंने इस देश के अंदर हिजड़ों की गिनती किया, पिछड़ों की गिनती नहीं किया, जानवरों की गिनती किया, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं की। क्यों? क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर 52% ओबीसी अगर जाग गया और इसको संख्या इसका है और इसको अधिकार अगर दे दिए, तो ये सारी व्यवस्था पर बहुजन समाज के लोग, SC ST के लोग तो पहले से ही जागृत है। ओबीसी भी जाग जाएगा तो क्या होगा, ये अपनी व्यवस्था पर कब्जा कर लेंगे और मुझे
आउट कर देंगे। इसकी वजह से इन्होंने ओबीसी के लोगों को सुला कर रखा है। आज तक गिनती नहीं किया। जानवरों की गिनती होती है, बैलों की गिनती होती है, शेर की गिनती होती है, पालतू कुत्ते कितने हैं इनकी गिनती होती है, फालतू कुत्ते कितने हैं इनकी गिनती होती है, लेकिन ओबीसी के लोगों की गिनती नहीं होती। अभी 2022 में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना आने वाली है। इस देश के अंदर काशीराम साहब कहते थे कि ये जो बीजेपी पार्टी है ये नागनाथ है, और अभी केंद्र में नागनाथ की सरकार है, और नागनाथ ने अभी कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती कराई जाए। आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, और आरजेडी को इस समय लीड कर रहे तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि जब गाय भैंस बैल की गिनती होगी तो ओबीसी की भी होनी चाहिए। लेकिन ये मनुवादी पार्टियां ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा धोखा ओबीसी के साथ किया। दुनिया में 7 अजूबे हैं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, 8वां अजूबा ओबीसी के लोग हैं। ये 8वां अजूबा बन गया है। 90 साल से अपनी गिनती नहीं करा सकी। क्यों? क्योंकि ये मनुवादी, ये ओबीसी के अंदर जो नेता पैदा हुए, ये नेता मनुवादी पार्टियों के पिछलग्गू बन करके टहलते रहे अपना भले के लिए, लेकिन समाज के भले के लिए कोई मोर्चा और संघर्ष नहीं निकाला, जो कि ओबीसी के कई राज्यों में मुख्यमंत्री भी हुए। लेकिन इतनी इनकी औकात नहीं रही कि ओबीसी के लोगों की जाति आधारित गिनती करा सके। अरे भला तो छोड़ दो, वो तो बाद में देख लेंगे कि भला करना है, कितना करना है, कम से कम आंकड़ा तो जुटा लेते। चीफ मिनिस्टर भी ये कर नहीं सका। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसको लोग नहीं जानते, उसको ठाकुर मानते होंगे, वो मामा है, ओबीसी का आदमी शिवराज सिंह चौहान। इतने बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, और वो आज तक जो है ओबीसी की जाति आधारित गिनती के कराने की तो छोड़ो, उस पर बयान भी नहीं करता है। घसी करके रखा है बीजेपी के लोगों ने उसको। मैं बोल रहा हूं, ये लाइव चल रहा है। उसको तकलीफ है तो मेरे पर केस करे, कोर्ट में बुलाते, तुम भी आओ हम भी आते, फिर करते सवाल जवाब। तो इस तरीके से इन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई, और ओबीसी के लोगों का सत्यानाश करने का मूल जो करने वाले लोग हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं। 65 साल 70 साल में 55 साल कांग्रेस ने किया, अभी बचे हुए टाइम पे बीजेपी कर रही। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट में तो यही सरकारें आई है ना, केंद्र में। बीच में एचडी देवगौड़ा की सरकार आई थी। जो एचडी देवगौड़ा की सरकार आई और वो सरकार गिर गई थी, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, आज बता देता हूँ कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती पर ही कांग्रेस ने विड्रॉ कर दिया था, और एचडी देवगौड़ा की सरकार गिर गई थी। कितने लोगों को मालूम है? एचडी देवगौड़ा की सरकार ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दे में कांग्रेस ने विड्रॉ किया था और सरकार गिरा दिया था। ये है। तो इस तरीके से साथियों ये चल रहा है देश के अंदर, ये समझने की जरूरत है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी में हमारे लोग चिपके हुए थे पहले, शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड के लोग और शेड्यूल ट्राइब के लोग कहते थे कांग्रेस हमारी माई बाप है, हमको सब कुछ दिया। क्या आजादी, इतनी बड़ी आजादी दिया कि इंदिरा गांधी ने नारा लगाया गरीबी हटाओ, और 2009 आते आते कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को ही हटा दिया। और 2009 में सेन गुप्ता कमेटी का रिपोर्ट आया, 83 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं। तब जाकर के मनमोहन सिंह सरकार ने कहा कि अरे भुखमरी की कगार पर है, मतलब मरने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कुछ करना होगा, तो उन लोगों ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के आए, खाद्य सुरक्षा बिल, और उन्होंने कहा हम आप लोगों को मरने नहीं देंगे, आपको दुकान में राशन मिलेगा खाने की, मरने नहीं देंगे, पर आपको मोटा भी नहीं होने देंगे। न मरोगे
न मोटा होगे, आपको हम इतनी ताकत देंगे कि आप दो टांग पर चल करके जब इलेक्शन आएगा तो वहां जाकर के पोलिंग बूथ में हमारी पार्टी को ठप्पा लगा करके वोट डाल देना, हम आपको इतनी ताकत देंगे। ऐसा किया। एक तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कराया, गरीबी हटाओ का नारा लगाया और गरीबों को हटा दिया। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों की सरकार थी, खजाना आपके पास था, प्रशासन आपके पास है, व्यवस्था पर कब्जा आपका रहा, फिर भी लोग गरीब रहे। आपने गरीबी हटाने का नारा लगाया और गरीबों को हटा दिया। इंदिरा गांधी के बाद इस देश के अंदर वो राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और उसने कहा देखो कैसे हमारे लोगों को करते। उसने कहा कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ और नीचे जाते जाते वो 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। हमारे लोगों ने पूरे देश में कांग्रेसियों ने कहा, हल्ला मचाया और कहा अरे देखो कितना ईमानदार नेता है, कितना ईमानदार नेता है। कहता है कि देखो मैं 1 रुपए भेजता हूँ, नीचे पहुँचते पहुँचते 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। कितना ईमानदार नेता है। मेरा राजीव गांधी जी से एक सवाल है, अब तो वो चले गए हैं और चले गए हैं तो उनका बेटा है राहुल गांधी, अगर उस मेरा संदेश कभी पहुंच जाए तो उसका संदेश का जवाब मुझे दे दे कहीं किसी मंच से तो अच्छा हो। मेरा सवाल ये है कि आदरणीय राजीव गांधी जी, आप तो चले गए, आप ऐसा कहते थे कि मैं 1 रुपया देता हूँ, 15 नीचे पहुँचते हैं, 85 गायब हो जाते हैं। मेरा सवाल ये है क्यों गायब हो जाते? देश के प्रधानमंत्री आप, मुखिया आप, प्रशासन आपके हाथ में, शासन आपके हाथ में, सत्ता आपके हाथ में, सीआईडी आपके हाथ में, सीबीआई आपके हाथ में, फिर 85 नहीं 15 ही क्यों पहुँचते हैं? 15 ही क्यों पहुँचते हैं? सवाल ये है 85 बीच में जो गायब हो रहे वो, इसका मतलब इस देश के अंदर जो तुम्हारे दादा और परदादा ने लोकतंत्र खड़ा किया लोकतंत्र की जगह, उस लोकतंत्र में तुम आज भी शामिल हो। ये है बताने का मकसद। तुम्हारे पुरखों ने जो नींव डाली इस देश के अंदर लोकतंत्र की जगह लोकतंत्र की, उस लोकतंत्र में तुम शामिल हो और अपने आप को पाक साफ दिखाने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारे लोकतंत्र की वजह से आज इस देश का SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग भुखमरी और अधभुखमरी में पहुंचा दिए गए, फिर भी हमारे लोग कांग्रेस की पूंछ पकड़ के लटकते रहे। काशीराम साहब आए उत्तर प्रदेश में और देखा कि हमारे लोगों के सत्यानाश का कारण ही यही है, तो पहले कांग्रेस को पिटाई करने का पूरे प्रदेश में काम किया और ऐसा हड्डी तोड़ दिया रीढ़ का कि आज भी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में खिसक रही है, खिसक रही है, खिसक रही है, ऐसा बोल सकते हैं। खिसक रही है लेकिन खड़ी नहीं हो पा रही। अभी वही काम हम लोग भी बंदोबस्त कर रहे हैं, जिसमें हम 2-3 लोगों का बंदोबस्त कर रहे हैं। दूसरा, काशीराम साहब कहते थे कि ये नागनाथ धीरे धीरे जहर चढ़ता है, ये हल्लू हल्लू करके काटती है, आदमी को पता नहीं चलने देती। ये हमारे जिलाध्यक्ष है, माइनॉरिटी के है, नाम क्या सब्बीर भाई बैठे पुराने कांग्रेसी हैं, तो मैं इनको भी एक बात बता देना चाहता। सच्चर कमीशन का रिपोर्ट काका इस देश के अंदर आया और सच्चर कमीशन का रिपोर्ट में पता है क्या लिखा है? इस देश के अंदर मुसलमानों की जो हालत है वो भी शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा बदतर है, और ये सच है। और मुसलमानों ने आंख बंद करके इस देश के अंदर वोट दिया कांग्रेस को, आज भी दे रहे हैं और मान नहीं रहे और अपने सत्यानाश अपने हाथों से करवा रहे। अरे वोट का अधिकार तुम्हें कांग्रेस नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में लोकतंत्र बहाल करके दिया। तुमने जिसका लिया उसका इस्तेमाल सही नहीं किया। इस्लाम में कहा जाता है कि जुर्म करने वाले के साथ नहीं खड़े होना चाहिए, मजलूमों का साथ देना चाहिए और जालिमों का साथ नहीं देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 65 साल से जालिमों का काम कर रही है और जालिम का रोल अदा कर रही है और भारत का मुसलमान जो अमन पसंद है,
जो शांति को मानने वाला है वो जालिमों के साथ खड़ा है और जालिमों का साथ दे करके मजलूमों को पिटवाने का काम मुसलमानों के हाथों से ज्यादा हुआ। क्यों हुआ? अगर आपने वोट का सही इस्तेमाल किया होता तो आज SC ST OBC और इस देश के अंदर जो माइनॉरिटी है उनका हालात ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला भी वहां से नाराज होता होगा। अरे इनको जालिमों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था, मजलूमों के साथ खड़ा करने के होना चाहिए था। मैंने इसके लिए भेजा था, ये तो जालिमों के साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों का साथ लिया उनको इस हालत में पहुंचा दिया कि इस देश के अंदर जो अछूत जाति के लोग हैं, अछूत है, जिसको शेड्यूल कास्ट को अछूत मानते हैं, आज भी इस देश के अंदर जो मनोव्यवस्था है उनके अनुसार उनसे भी ज्यादा बदतर हालत। किसी भी विभाग में चले जाओ, सरकारी विभाग में जो सरकार का सिस्टम है, आपको ज्यादा मुसलमान कोई नौकरी चाकरी में नहीं मिलेंगे। और ज्यादा राजनीति में भी कांग्रेस ने आज तक कोई भी मुसलमानों को लीडरशिप पैदा नहीं किया, नेतृत्व नहीं दिया। ऐसा किया उन्होंने, नेतृत्व नहीं दिया। और गुलाम नबी आजाद को आखिरी में बना दिया, यही देश का नेता है मुसलमानों, और मुसलमानों की मिसाइल पर बोलता है। साथियों, ये कांग्रेस ने किया। अब बीजेपी ने क्या किया? काशीराम साहब कहते थे कि ये जो सांपनाथ है जब डसता है तो आदमी पानी नहीं मांगता, जहर जल्दी चढ़ जाता है। तो इन लोगों ने डसने का काम किया। 2000 नागनाथ ने सांपनाथ ने नागनाथ से कहा, ये नागनाथ सुन रहे हो भैया? बोले हाँ। मैं सांपनाथ हूँ, मैं डसते डसते थक गया हूँ, 65 साल से डस रहा हूँ। अब लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ गई है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे दांतों का जहर कम हो गया है, इसलिए मेरे भाई नागनाथ अब तुम डसो, मैं तुमको छोड़ देता। 2014 के इलेक्शन में इस देश के मीडिया ने, जो इस देश के अंदर जो मनोवादी मीडिया है, उसने पूरे मोदी कर दिया। और मोदी आया, भाइयों बहनों, मैं देशभक्त हूँ। उसने कहा, मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं नीची जाति का हूँ, मैं देशभक्त हूँ, मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया अब देश के लिए। और लोगों ने कहा, देखो कितना बड़ा देश है। जो बीजेपी वाले हमारे शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोगों के बीच में आते हैं और उनको भी टीका लगाते रहते, हवा ऐसे भरते हैं, तुम कट्टर हिंदू हो और देशभक्त हो। हमारे देशभक्ति का हवा गुब्बारा भर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस है, क्या है गुब्बारे में जो भरी जाती है, हाइड्रोजन हाँ, हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, गुब्बारा उतना ही उड़ता है। तो ये जिसको हवा भरी थी टीवी से, उन लोगों ने देखा, हाँ देशभक्त आ गया है, अभी सारा काम ठीक कर देगा इस देश के अंदर। तो आ गया। उसने जब ये कहा तो उसने कहा, ए देश के लोगों, मैं आपको 15-15 लाख रुपया दूंगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की आती है, अगर बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे लोगों ने नारा लगा दिया और हर मोदी घर घर मोदी कर दिया, और उसने नारा लगा दिया और उसको जिता दिया। छोटे छोटे बच्चे गांव में कह रहे थे, हर हर मोदी घर घर खोदी, खोद डाला था। ये किया, खोदने का काम किया। जब उस जिता दिया तो उन्होंने कहा कि 15 लाख तो देना पड़ेगा क्या? बोला तो था, बोले सबको खाता खुलवाओ जीरो बैलेंस का। हमारे लोगों ने खाता खुलवा लिया, लाइन में लग करके उधार पैसे वैसे ले करके उनको कहा कि इस खाते में पैसा डालो, खाली नहीं रहना चाहिए। लोगों ने डाला। मोदी जी ने कहा, देश पर संकट है और संकट बहुत ज्यादा गहरा है, देश को मदद करो। सबके खातों से 100-200, 400-400 रुपया, 100-100, 50-50 रुपया निकाल लिया, हजारों करोड़ रुपया हजम कर लिया और देश हित में। और तुमको कहा तुम बहुत बड़े देशभक्त हो, और देशभक्ति के चक्कर में हमारे लोगों की लंगोटी भी उतार लिया। लंगोटी समझते हो? वो जब भूत भागता है और उसको पकड़ना हो तो लंगोटी अगर हाथ में आ जाए तो पकड़ लेना चाहिए, तो वो हाथ में आ जाती है, भूत भाग जाता है। ऐसा किया। जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सरकार में आए, उन्होंने इस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन को इतना ज्यादा महंगा कर दिया कि अब जो सरकारी कर्मचारी है वो अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता। 20 साल पहले
जो लोग अपने मजदूरी करते थे उन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, आईएएस बनाया, आईपीएस बनाया, अधिकारी और कर्मचारी बनाया। आज कर्मचारी की हैसियत नहीं है कि अपने बच्चे को एमबीबीएस डॉक्टर बना दे, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के लिए 50 लाख रुपया चाहिए। हमारा जो किसान और मजदूर है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो सरकारी नौकरी करता है उसकी औकात नहीं रह गई कि वो जो है डॉक्टर बना दे, 50 लाख रुपया चाहिए, कहाँ से लाएगा? ढंग से भोजन की व्यवस्था नहीं है, 50 लाख कहाँ से लाएगा? तो ये क्या है, हमारे समाज के अंदर जो संवैधानिक अधिकार हमारे लोगों को मिले उसकी वजह से जो हमारे लोग डेवलप हो रहे थे उनको ब्रेक लगाने का काम। ये आगे न जाए, ये बढ़ जाएंगे, तरक्की कर जाएंगे तो हमको कौन पूछे? समझ रहे? ये प्रोफेसर है, ये हमारे साथ अभी इधर मंच पे बैठी हुई है, इन्होंने पढ़ाई किया, एजुकेशन लिया, हो गया, इनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। तो इन्होंने हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन से हमारे लोगों को रोक दिया कि ये मानसिक रूप से इनका विकास हो जाएगा और इस देश की व्यवस्था को चलाने में ये अपनी अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे, इसलिए इनको खदेड़ दिया। इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस देश के सरकारी विभागों को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, और इतना ही नहीं, हमारे लोगों को एक तोहफा नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और जानते हो कौन सा तोहफा? भारतीय संविधान कहता है 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे का पैसा, लेबर लॉ जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, उस लेबर लॉ में 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे का पैसा। ये नरेंद्र मोदी की जो नागनाथ सरकार है, इस नागनाथ सरकार ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं देश के हित में और देश को तरक्की करने के लिए ये कहता हूँ कि कानून को बदल दिया जाए। अब ड्यूटी 12 घंटे की होगी, पैसा 8 घंटे का होगा। जो हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगा रहे थे ना, जो देशभक्त है, उनके पिछवाड़े पे बाबा सिर हो गया है। अब बोलते नहीं है, दर्द बहुत है, लेकिन क्या करे? 40, 50, 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए पहुंचा दिया। कहते हैं 100 रुपए का पेट्रोल कर लेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर तुम्हारी औकात है हिंदू राष्ट्र बनाने की? ये बहुजन समाज जिस दिन खड़ा हो जाएगा तो तुम भागने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी इन देशभक्तों को। क्यों? ये देशभक्ति का चोला ओढ़ करके हमारे लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था को खोद रहे, हमारे व्यवसाय को खत्म कर रहे, हमारे जड़ों को उखाड़ने का ये काम कर रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे लोगों की महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनके मर्डर कर रहे हैं, और इस देश की व्यवस्था और राजनीति पर ईवीएम मशीन से कब्जा करके उसको लूटने का काम कर रहे हैं, इस देश की संपत्ति को। ये ईवीएम से बनाई गई सरकार है, ये ध्यान रखना। ये मशीनों से कर रहे हैं, इसलिए जनता के खिलाफ मनमाने कानून बना रहे हैं, उनको डर नहीं लगता है। साथियों, इन लोगों ने इस तरीके से किया और हमारे लोगों पर भी कब्जा कर लिया। हमारे जो समाज में नेता जो बताया ना कुटाई किए थे, ऐसे नेताओं को कब्जे में ले लिया और खसी कर दिया। आज सरेआम हमारे नेताओं के सामने इस देश के अंदर अत्याचार हो रहा है समाज में, लेकिन कोई नेता बोलने को तैयार नहीं, सब चिड़ी चुप हो गए। चिड़ी चुप समझते हो? किसी जंगल में जाओ रात को तो देखते हो बिल्कुल चिड़ी चुप होता है। कोई चिड़िया पेड़ों में होती तो है, लेकिन वो बोलती नहीं, चिड़ी चुप। तो ये चिड़ी चुप हो गए हैं। इन लोगों को खरीद लिया गया है, इन लोगों का डर दिखा दिया गया, तुम जेल में भेज देंगे, आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो साथियों, हमारे जो नेता है इनका चरित्र बदल गया है। अब गांव में देसी कहावत है, आपने सुना होगा कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और होते हैं और खाने की कुछ और होते हैं। अभी खाने के अलग हो गए हैं और दिखाने के अलग हो गए हैं, इसलिए हमारे समाज का सत्यानाश हो रहा है। जो भेड़ों को चराने वाला गडरिया होता है, वो गडरिया भेड़ों को चराता रहता है, चराता रहता है। एक दिन जब देखता है कि अभी जेब में पैसे खत्म हो गए हैं, तो वो क्या करता है कि 2-4 भेड़ों को पकड़ लेता है और पकड़ के भेड़ों को वो बेच देता है और पैसा लेकर के अपना मस्ती से ऐश करता है। तो हमारे नेताओं ने समाज के बीच में आकर के कहा, मैं तुम्हारी जाति का हूँ, तुम्हारी पार्टी का हूँ, तुम्हारे क्षेत्र का हूँ, मैं तुम्हारे जिले का हूँ,
मैं इधर का हूँ, मैं उधर का हूँ, पता नहीं किधर किधर का है, ऐसा बोल करके और वो आता है और हमारे समाज की जो भावनाएं हैं उनका दोहन करता है। और ये जो मेरा समाज भोला शंकर है, ये इस उम्मीद में उसको ताकत देता है कि हो सकता है कि ये मेरे भले के बारे में कुछ सोचेगा। इनको हमारे भोले शंकरों को पता नहीं है कि अपने हाथ पांव पहले ही कटवा कर आया है और यह कुछ भी करने वाला नहीं है, ये अपना ही कल्याण करेगा। इसलिए वहां पर जाकर के ये लोग ऐसा करते हैं और ये कुछ भी बोलते नहीं। साथियों, जिन लोगों ने और जिस व्यवस्था ने हमारे देश में हमारे लोगों पर अत्याचार किया, आज मनुवादी पार्टियों के साथ हमारे समाज की अलग अलग जो पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, ये भी उन्हीं के साथ खड़ी हो गई हैं। जिन लोगों ने हमारे लोगों को पीड़ा और प्रताड़ना किया, उनके साथ खड़ी हो गई हैं और अत्याचार हो रहा है लेकिन प्रतिकार नहीं कर रहे। अरे हमको मालूम होता, अगर हमको पहले मालूम होता तो हम अपना बचाव कर लेते। हमको अगर पहले मालूम होता तो हम अपना बचाव कर लेते। हमें क्या मालूम था कि मेरा मुंशी भी मेरा कातिल निकला। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरीके से ये समझने की जरूरत है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी आपके बीच में आई पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अभी ये मनुवादी पार्टियों का तो बंटा ढार हम करेंगे। ये समाज के अंदर जो नेता बने हुए हैं और समाज को बेचने का काम कर रहे हैं और समाज के हालात बुरे हो रहे हैं, हमारे अधिकार खत्म हो रहे हैं, इनका भी नंगा करने का काम करें। अगर ये लंगोटी लगाकर भागने का काम भी करेंगे तो हम इनकी लंगोटी भी उतार करके पूरा नंगा करके समाज को बताएंगे कि देखो इन लोगों को जिनको हमने नेता बनाया था, इन्होंने क्या क्या गद्दारी हमारे लोगों के साथ किया है। ये बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ बीड़ा उठाया है और इसको करना होगा। इन नेताओं को लगाम लगाना होगा। लगाम समझते हो? जैसे ऊंट है, ऊंट बहुत बड़ा जानवर होता है। अगर उसको ये नाक में एक लकड़ी की वो डाल दो, तो लकड़ी की क्या बोलते हैं, नकेल डाल दो, तो वो नकेल में रस्सी बंधी होती है। ऊंट वाला जरा सा अगर रस्सी को ऐसे खींच लेता है तो इतना बड़ा ऊंट तुरंत बैठ जाता है। अगर ऊंट पागल हो जाए तो वो क्या करता है, वो एक आदमी को पकड़कर ऐसे हिलाकर के इधर फेंक देगा, लेकिन वो रस्सी जब बंधी होती है वो उधर ही आकर के बैठ जाता है। तो ऊंटों को नकेल डालना होगा। नकेल कैसे डालना होगा वो मैं आखिरी बात आपको बताता हूँ, क्योंकि मौसम कुछ कह रहा है। तो इसलिए नकेल कैसे डालना है, आपके बीच में नेताजी आएंगे, उनको बोलना आइए नेताजी बैठिए, पानी पी लीजिए। इसके बाद वो कहेगा देखो हमने आपका ये कल्याण कर दिया था, आगे हमारी पार्टी आपका ये कल्याण। आपने बोलना हाँ नेताजी आपकी पार्टी ने कल्याण तो हमारा बहुत किया है, आगे तो महाकल्याण करने वाली है। बात तो ठीक है, हमने आपको वोट भी दे दिया नेताजी, हमने बहुत भरोसा किया है आप पर, लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे। वो कहेगा कहिए, सोच रहा है ना कि वोट मिल जाएगा, कहिए। तो वो कहिए जब बोलेगा तो आप बोलना नेताजी ये फैशन के दौर लिखा होता है, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आधुनिक जमाना और टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए टेक्नोलॉजी को ले करके और वो सारा का सारा मामला है। तो अभी मैं कहता हूं कि फैशन के दौर में गारंटी 200%। उनको बोलना नेताजी ऐसा है, अभी हम आप पर भरोसा करते थे लेकिन आप कुछ गारंटी दो। वो कहेगा क्या गारंटी दें? तो उनको बोलो कि आप जो हमारा कल्याण करना चाहते हो वो स्टैम्प पेपर पे लिख कर लाओ 100 रुपए की, और 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पर लाओ और उसकी नोटरी कराओ और उसका पर्चा छपवाओ और ओरिजिनल आप अपने पास रख लो और गांव-गांव में बंटवा दो। हम आपको वोट देंगे अगर आप स्टैम्प पेपर पे लिख करके देते हो। वो नेताजी क्या कहेगा पता है? हाँ बात आपकी बहुत अच्छी है। नेता लोग बहुत होशियार होते हैं, वो बता रहा होशियारी जितने चालाक होते हैं। वो कहेंगे हाँ बात बहुत बढ़िया कर रहे हो, अच्छी बात है, क्या नाम है आपका? ऐसे पूछेगा, अच्छा फलाने नाम है। तो वो बोलेगा मैं ऊपर अपने हाई कमान से बात करता हूँ। उसको बोलना नेताजी आप ऊपर बोलो बात करो चाहे नीचे बात करो, अगर आप लिख कर लाओगे स्टैम्प पेपर में तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो नेताजी अब की बार दूर से नमस्कार। वो कहेगा दूर से नमस्कार बोलना, जब तक लिख कर नहीं लाओगे तब तक इस गांव में मत आना।
जब स्टैम्प पेपर पे लिख कर लाओगे तब गांव में आना। तो अगर भड़क जाए गांव में मना कर दो आने से तो उसको कहना, क्या कहना, नेताजी अब की बार अंतिम संस्कार। वो कहेगा और भड़क जाएगा, कहे क्या अंतिम संस्कार, तो उसको समझा देना कि हमारे पुरखे ने हमें वोट देने का अधिकार दिया था, ये तुम्हारे बाप ने नहीं दिया, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार दिया है, इसलिए हम आपकी राजनीति का इस बार अंतिम संस्कार कर देंगे, क्योंकि राजा हम बनाते हैं और बिगाड़ते भी हम हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने राजा बनाने और बिगाड़ने का अधिकार हमको दिया है, तुमको नहीं दिया। हम तुमको बनाते हैं तो हम तुम्हें बिगाड़ भी सकते हैं। ऐसा गुर्राना सीखना होगा। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा। मैं पिला रहा हूँ, थोड़ा ध्यान पूर्वक पी लो। अगर पी लोगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। मेरे अकेले लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। जो जिस स्तर पर बैठा है हम सबको लड़ाई लड़नी होगी। मैं तो आपको छोटी सी लड़ाई बता रहा हूँ, बहुत छोटी टेक्निक बता रहा हूँ। तो कहेगा स्टाम्प पेपर पे बोलना, हाँ एक बहुजन मुक्ति पार्टी आई है और उसने ऐलानिया करके बोला है कि जब भी चुनाव आएगा उस चुनाव में हम स्टाम्प पेपर पे लिख करके देंगे, और ये बहुजन मुक्ति पार्टी 2022 में जो भी कैंडिडेट आएगा उसके जो भी मुद्दे होंगे वो लिख करके स्टाम्प पेपर पे देगी 100 रुपए के, और 100 रुपए की स्टाम्प पेपर में अपनी गारंटी देगी। अरे तुम्हारा वोट तो बाद में लेंगे, पहले अपनी गारंटी देंगे, अपनी गारंटी देंगे और पूरी गारंटी के साथ लेंगे। तो ये हमें करना होगा। अगर आपने हवा में छोड़ दिया कुछ भी होने वाला नहीं। आपने 70 सालों में देख लिया है और सत्यानाश होने वाला है। ये जो गांव में लोग बैठे हैं ना, इनका भी महा सत्यानाश होने वाला है। आखिरी बात है, तो किसान कानून मैडम बता रही थी, थोड़ा उन्होंने छोड़ दिया, मैं पूरा कर दूं। तो इस तरीके से वो दिल्ली के बॉर्डर में जो बैठे हैं, इस कृषि कानून, ये नागनाथ जो दिल्ली में बैठा है नरेंद्र मोदी, इसने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। आने वाले समय में ठेके पर खेती होगी। जो उद्योगपति को दिया जाएगा वो आपको ठेका देगा, आपकी जमीन में कहेगा ये बोना है, आपको बोना पड़ेगा। इसके बाद वो आपकी फसल को खरीदेगा 10 रुपए की, अपने यहाँ लेकर जाएगा स्टोर में, और वहां पर स्टोर से वापस लाकर आपको 110 रुपए की बेचेगा। आप मैनेज नहीं कर पाओगे, अपनी ही चीज को 110 की से 110 में खरीदोगे तो गरीबी का स्तर बढ़ता घटता चला जाए और बढ़ जाएगा, नीचे को जाएगा, वो ऊपर को जाएगा। कुछ दिनों के बाद हमारे किसान कहेंगे बेटी की शादी करना है, बेटे की शादी करना है, ये करना है, पैसा नहीं है। उसी कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेंगे, वो ब्याज में देगा। इसके बाद पैसा क्या है, जब चढ़ जाएगा ज्यादा तो वो ठेकेदार कहेगा ऐसा करो भाई मेरा पैसा दे दो। वो कहेगा पैसा तो है नहीं बाबूजी, कहीं से कमाई नहीं आई। वो कहेगा कोई बात नहीं, ये जो तुम्हारा खेती है ये हमारे नाम पर कर दो। जो 2, 4, 6 बीघे 10 बीघे 20 बीघे का मालिक है वो कुछ दिनों के बाद उसी खेती में नौकर बनकर रह जाएगा, और ये जमीनें भी पूंजीपति लोग हमारे लोगों की छीन लेंगे। दूसरा साथियों, आखिरी बात ये है कि ये नागनाथ तेजी के साथ डस रहा है। अभी पार्लियामेंट में, संसद भवन में इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव लाया कि नई संसद का निर्माण होना चाहिए, और एक यतेंद्र गिरी नाम का जो महाराज है वो कहता है कि नई संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश करना चाहिए। मतलब हमारे पुरखों का जो लिखा हुआ संविधान है उसको वो बदलने की बात कर रहे हैं। आज हमारे पुरखों ने जो लिखा हुआ संविधान है उसकी छाया हमको मिली है, तो आज हमारे ये हालात है। जिस दिन हमारे पुरखों का संविधान बदल दिया जाएगा उस दिन हमारे क्या हालात होंगे ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी आई है कि नेताओं को पहले रोको। जिन समाज में, हमारे समाज में जिन लोगों ने सत्यानाश किया, और जो हमारा विरोधी दल है ये नागनाथ सांपनाथ, इसका फन कुचलने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी अपने समाज को तैयार कर रही है और उनको खुली आजादी दे रही है कि जितना तुम सत्यानाश कर सकते हो करो, हम आ रहे हैं काफिले को लेकर के, हम तुमसे मुकम्मल लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी झंडे और डंडे के साथ आई है। जब तक झंडे से काम चलेगा हम झंडे से काम चलाएंगे, और झंडे से अगर मान गए तो ठीक है, नहीं झंडे को निकाल कर जेब में रखेंगे और फिर डंडे से काम चलाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये मनवादी जो पार्टियां हैं ये बिना डंडे के मानने वाली नहीं है, ये डंडा चलाना होगा। तो डंडा क्या है ये भी बता दूं, ध्यान से सुनो। SC, ST, OBC का जो हमारा समाज है, माइनॉरिटी का जो हमारा समाज है, ये समाज का डंडा है। इनको
इनको लाओ, इनको इकट्ठा करो और इनको समझाओ कि हमारे हक और हुकूक क्या है, हमारे अधिकार क्या है, कौन हमें डस रहा है, कौन हमारे अधिकार छीन रहा है। उन सबको ध्यान में रख करके इकट्ठा हो जाओ और जागरूक होकर के एक संगठन बनाओ। ये जो संगठन पार्टी है इसको मजबूत करो। और इस बहुजन मुक्ति पार्टी ये जो राजनीतिक संगठन है, ये दो बातें बता रहा हूँ, एक राजनीति और एक संगठन। ये संगठन भी है, तभी बोल रहा हूँ झंडा और डंडा। झंडे से राजनीति होगी और जब झंडे से काम नहीं चलेगा तो फिर डंडा तो है ही है। तो ये राजनीतिक संगठन है, ये डंडा है हमारा। इसको जितना मोटा करोगे उतना ताकतवर हो जाएगा और ताकतवर होने के बाद हम कुछ निर्णायक लड़ाई पर पहुंचेंगे। क्योंकि साथियों जो हमारे घर है वो बेकार हो चुके हैं पहले, क्योंकि चूहा जब घर सांप बनाता है बिल को, तो वो सांप कभी छेद न घर नहीं बनाता। सांप वो चूहे के बिल को कब्जा कर लेता है और पहले चूहे को खाता है, फिर उसी में आराम करता है। ये मनुवादी पार्टियों ने हमारी पुरानी पार्टियों पर कब्जा कर लिया है और हमारे नेता लोग आज उनके पिछलक्कों बन गए हैं। और वो लोग दिल्ली से बैठ करके कह रहे हैं हम देश का संविधान बदल देंगे, संकट आ गया है। वो बोल नहीं रहे, वो इन्हीं को खुश करने में लगे हैं कुर्सी के लिए और वो हमारा अस्तित्व खतरे में डाले बैठे हैं। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ आप लोग जुड़ जाइए, इसका दामन थाम लीजिए। ये आपकी अपनी पार्टी है, ये आपका अपना घर है। ये देख रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी का बोर्ड, देखो सभी महापुरुषों का फोटो लगाया हुआ है। इनकी विचारधारा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। जो साहू फूले अम्बेडकरी विचारधारा है इसको प्रस्थापित करना होगा और जितना जल्दी से जल्दी हो सके गांव गांव में, नगर नगर में, गली गली में ये संदेश देना होगा कि संकट आने वाला है, कयामत आने वाली है। ये मेरे लोगों समझ जाओ इस बात को। अगर संविधान चला गया तो हमारी दास्तान ही नहीं मिलेगी दास्तानों में। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। हम अंधेरी सुरंगों में धकेल दिए जाएंगे, इसलिए हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, धन्यवाद, आभार, जय मूल्यवान।